वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको ड्रिल ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स के पेपर करा रही हूँ, जिसमें हमारा 9 सितंबर का पेपर चल रहा है। ये हमारा जो ड्रिल ट्रिपल एस बी का है 7th पेपर है, ठीक है। टोटल आपके 9 शिफ्ट में पेपर हुए थे, इसके बाद हमारे 2 पेपर रह जाएंगे। और जैसे कि आपको पता है, मैं आपको साथ साथ ड्रिल ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स टॉपिक वाइज भी करा रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा-सा आपको टॉपिक भी बता देती हूँ एंड आपके क्वेश्चंस भी करा देती हूँ, इसलिए ना वो थोड़ी-सी वीडियो मिल नहीं रही है आपको 10 मिनट की, क्योंकि मैं सोच रही हूँ एक बार इसको पहले कंप्लीट करवा दूँ, देन आई अपलोडेड द ड्रिल ट्रिपल बी टॉपिक वाइज सीरीज, ओके। क्योंकि आपके 2 ही पेपर रहते हैं एंड फिर इसके बाद हमने 2024 के पेपर भी करने हैं, जो कि 10 शिफ्ट में हुए हैं आपके, तो वो भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। होप सो आपको वीडियोस मेरी अच्छी लग रही हैं, आपको समझ भी आ रहा है कि क्वेश्चन करने कैसे हैं, स्मार्ट अप्रोच क्या होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरी वीडियोस से बहुत कुछ सीख रहे हैं। अगर आप मेरी वीडियोस से सीख रही हैं, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, ठीक है। और मैं तो आपको 3-3 वीडियोस दे रही हूँ अब अपने चैनल पे, तो गाइस सपोर्ट करना मुझे। एंड if you want the pdf of these notes and update the classes, then you can join my telegram group, and telegram group का लिंक आपको youtube के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। so shall we start? चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट ओवर द वीडियो। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने 20 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए थे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी 9 सितंबर के पेपर के नाम से, ठीक है। और जो जो मैंने आपको एग्जाम करवाए हैं, आपको मतलब कौन सी शिफ्ट की है, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। यू कैन चेक माई चैनल। तो हमें क्वेश्चन दिया है कि कंसीडर द फर्स्ट ऑर्डर ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन y1, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश dy बाई डी एक्स, इसका मतलब ये होता है इज इक्वल टू y माइनस 1 का होल स्क्वायर, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब सबसे पहले ना ये मत देखना, ठीक है, जो मैंने सोल्यूशन करा है। सबसे पहले यहाँ देखो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया, आपको निकालना क्या है एक्चुअल में। y is equal to 0 is a critical point, y is equal to 0 is not a critical point, y is equal to 1 is not a semi critical, y is equal to 1 is only a critical point। तो यहाँ पे ना आपको ये क्वेश्चन करने से पहले ना थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन में एक्चुअल में करना क्या है एंड पूछा क्या गया। गोट इट। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया, आपको इक्वेशन दी हुई है कि y इज इक्वल टू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। y डैश है, y डैश को हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। गोट इट। इतनी बात आई आपको समझ में। इसमें आपको बेसिकली क्या करना होता है, जब भी इस टाइप के कोई पॉइंट आते हैं, सबसे पहले आपको निकालना होता है क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है, जो आपका dy बाई डी एक्स है ना, आप उसको 0 के इक्वल रख दिया करो, तो वहां से आपके क्रिटिकल पॉइंट निकल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। अगर मान लो आपको यहाँ पे y माइनस 1 का होल स्क्वायर ना देके आपको y की वैल्यू दी होती, तो सबसे पहले आप उसका डिफरेंशियल डेरिवेटिव करते, ठीक है। उसके बाद उस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते। बट यहाँ पे आपको डेरिवेटिव गिवन है, तो हम डायरेक्ट उसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे। जब मैंने इसको 0 के इक्वल पुट किया, तो मेरी यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर मैं इसको दोनों तरफ मान लो स्क्वायर रूट लगाती हूँ, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे अब कितनी वैल्यू चल रही है, 2, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, दोनों की +1, ठीक है। आपको होप सो ये पता होगा कि जितने ऑर्डर की पॉलिनोमियल होते हैं, उतने हमारे क्या आते हैं, रूट्स आते हैं। तो यहाँ से हमारे रूट्स कितने निकल गए, 2। तो यहाँ से आपके जो ये दोनों रूट निकले हैं, ये क्या निकले हैं, क्रिटिकल पॉइंट। इतनी बात आई आपको समझ में, यानी कि y इज इक्वल टू 1 इज क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस इक्वेशन। इतनी बात आई समझ में। अब इसमें ना जैसे आपका थोड़ा सा और पॉइंट मैं बताती हूँ आपको, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके चलती हूँ कि जब भी ना आपका इस टाइप का कोई पॉइंट होता है, ध्यान से देखना, ये होता है हमारा वाई एक्सिस, कभी नहीं भूलोगे, और ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। और जो ये वाली लाइन होती है ना, बेसिकली देखो y की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। मैंने मान लिया 1 यहाँ पे, y की दोनों वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू जो ये 1 है ना, ये इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। अब इसमें ना आपकी 3 चीजें चलती हैं। वो 3 चीजें क्या होती हैं कि अगर आपकी y की वैल्यू, मैं इन द अदर केस के लिए बता रही हूँ, यहाँ पे तो इसका आंसर यही होगा, आपका यही डायग्राम शो होगा। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से। अगर आपकी y की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती, तो जो हमारा ये ग्राफ है ना क्रिटिकल पॉइंट में, मान लो आपका क्रिटिकल पॉइंट यहाँ था, यहाँ आपका क्या था, क्रिटिकल पॉइंट। इतनी बात आई समझ में। y की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1, यानी 1 से बड़ी।
तो जो ये आपका ग्राफ है ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। इतनी बात आई समझ में। और जो ये वाला पॉइंट था, यहाँ पे y ग्रेटर देन 1 की वैल्यू है, और यहाँ पे जो आपका पॉइंट चल रहा है वो क्या चल रहा है, y इज इक्वल टू 1। और अगर मैं y इज इक्वल टू लेस देन 1 करूँ तो ये ग्राफ हमारा लेस देन 1 यानी 1 से कम, अभी यहाँ पे 1 था, यहाँ 0 था, लेस देन 1 होगा तो ये पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड करेगा। ऐसे मत कर देना नीचे, यहाँ पे मतलब x एक्सिस से जाना है ना, तो ये पॉइंट यहीं पे रहेगा। y ग्रेटर देन 1 है तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और y इज इक्वल टू 1 है तो ये किस पे रहेगा, इस पॉइंट पे रहेगा। जब आपकी इस टाइप की इक्वेशन बने या फिर इस टाइप का डायग्राम शो, तो ये होता है हमारा सेमी क्रिटिकल। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। आपका सेकंड कंडीशन आती है इसमें कि अगर हमारा y इज इक्वल टू, एक ग्राफ तो आपका होता ही है, सेकंड ग्राफ होता है आपका कि मान लो आपकी एक y इज इक्वल टू 1 पे ये पॉइंट है, आपका जो एक है ना, एक पॉइंट तो आपका जा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, मैं कंडीशन बता रही हूँ उस पॉइंट में क्या लेना है। और यहीं से एक दूसरा पॉइंट जा रहा है, ये केस नंबर फर्स्ट है। ठीक है, और ये केस नंबर है सेकंड। इतनी बात आई समझ में। अगर ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ से ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा तो इस टाइप के ग्राफ को बोलते हैं हम अनस्टेबल। बात आई समझ में। इसी तरह हमें केस नंबर थर्ड बनता है एक, वो क्या बनता है कि जब हमारा क्रिटिकल पॉइंट से, मान लो ये क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे ये क्रिटिकल पॉइंट ही है, जब एक पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट से दूर जाए और दूसरा भी दूर जाए तो ये होता है अनस्टेबल। जब नीचे वाला पॉइंट भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट पे जाए और ऊपर वाला पॉइंट भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट पे जाए तो उस केस में हम कहते हैं जो ग्राफ बनेगा आपका क्या बनेगा, स्टेबल। मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ इस क्वेश्चन को अच्छे से, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए एंड जो जो मैंने बताया ना आपको एक बार अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं दोबारा से बता के चलती हूँ। मैंने आपको क्या बताया, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू गिवन थी, क्या थी, y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हुए थे, मैं दिखा के चलती हूँ। हमें ऑप्शन दिए हुए थे कि y इज इक्वल टू 0 इज क्रिटिकल पॉइंट, y इज इक्वल टू 1 इज नॉट क्रिटिकल पॉइंट, y इज इक्वल टू 1 इज सेमी क्रिटिकल पॉइंट एंड y इज इक्वल टू ओनली द क्रिटिकल पॉइंट। समझ में आया। जब ये क्रिटिकल पॉइंट चले तो मैंने आपको बताया है कि जो डेरिवेटिव होगा ना y डैश का, वो उसको आप किसके इक्वल करोगे, 0 के इक्वल। यहाँ से हमारे क्या निकलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट इज इक्वल टू 0। और ये क्रिटिकल पॉइंट दो कैसे निकलेंगे, क्योंकि जितने ऑर्डर की पॉलिनोमियल होते हैं उतने ही क्या निकलते हैं, रूट निकलते हैं। ये हम 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वो सो आपको ये पता होगा। तो यहाँ से जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट निकले हैं वो क्या निकले हैं, 1। ये आंसर तो आ चुका है हमारा इस क्वेश्चन का। मैंने जो ये क्वेश्चन दिया था ना, कंसीडर द फर्स्ट ऑर्डर ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इज इक्वल टू y माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन, y इज इक्वल टू 0, 0 तो हमारा आया नहीं है, तो ये वैसे कट, y इज नॉट 1, नोट क्यों आएगा, y तो आया है ना क्रिटिकल पॉइंट, इसलिए ये गलत। y इज नॉट अ सेमी, ये नोट आया तो भी गलत, तो y इज इक्वल टू 1 ओनली द क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ तक मतलब समझ में आया कि भाई ये इसका आंसर तो ये आ गया। अब मैंने आपको थोड़ा सा इसमें और एलेबोरेट करके बताया, क्योंकि इसमें नाम दे रखा था एक सेमी क्रिटिकल, इसका मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको बताया सेमी क्रिटिकल, क्योंकि हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट है ना वो हमारे तीन टाइप से चलते हैं, ध्यान से देखना। सेमी क्रिटिकल एक चलता है हमारा स्टेबल और एक चलता है हमारा अनस्टेबल। ध्यान से देखना, आप दोबारा से बता रही हूँ अच्छे से एक्सप्लेन करके। सेमी क्रिटिकल में क्या होता है, सेमी क्रिटिकल में मान लो इसका जो ग्राफ होता है ना, y यहाँ क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, पहले यही ग्राफ बना लो, y इज इक्वल टू 1 पे क्या है, ये क्रिटिकल पॉइंट, तीनों पे बना लो ताकि कंफ्यूज ना, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। ये मैंने अभी ग्राफ बनाया क्रिटिकल पॉइंट पे। ठीक है, सेमी क्रिटिकल का क्या मतलब होता है, सेमी क्रिटिकल का मतलब होता है कि इसके जो केस में ना, कि ऊपर वाली वैल्यू तो इससे दूर भागे क्रिटिकल पॉइंट से, और जो नीचे वाली वैल्यू है ना वो क्या जाए, क्रिटिकल पॉइंट की तरफ जाए, तो इसको बोलते हैं सेमी क्रिटिकल, यानी कि आधा क्रिटिकल हो गया, क्योंकि एक वैल्यू इसकी ओर बढ़ रही है। स्टेबल में क्या होता है, स्टेबल में होता है कि y इज इक्वल टू 1 से बड़ा। अब यहाँ तो 1 था ना, 1, ये वैल्यू 1 से बड़ी है, ये वैल्यू 1 से छोटी है, ये भी ध्यान रखना। जब y की वैल्यू 1 से बड़ी है ना, ये ग्राफ क्रिटिकल पॉइंट पे जाए, और y जब लेस देन 1 है तो ये ग्राफ ऑलरेडी, ये भी किस पे जाएगा, 1 पे। तो जब ये दोनों 1 को अप्रोच करेंगे तो उस केस में हम कहेंगे जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है वो कैसा है, स्टेबल। और अनस्टेबल की बात करूं, अनस्टेबल में देखो ये पॉइंट इससे दूर भागेगा, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट से, और नीचे वाला इससे दूर भागेगा 1 से। जब ये दोनों दूर भागते हैं ना क्रिटिकल पॉइंट से, तो उस केस में हम बोलते हैं वो क्या है, अनस्टेबल। जब ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट को अप्रोच करते हैं तो उस केस में हम कहते हैं कि जो हमारा पॉइंट है वो क्या गया, स्टेबल। जब हमारा एक इनमें से, अब अगर ना यहाँ से अगर मैं एक और केस बनाना चाहूँ तो मैं ये भी बना सकती हूँ, यहाँ y1 है कि ये तो इसको अप्रोच कर रहा है लेकिन दूसरे वाला इससे दूर भाग रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, सेमी क्रिटिकल। ठीक है,
होप सो आपको यहाँ तक थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ, और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ये कंसेप्ट यहीं पे क्लियर करवा दूँ, ठीक है। तो होप सो आपको ये जो मैंने लिखा हुआ है ये सब अच्छे से समझ में आया। गोट इट। इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस नोट देन यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप। नेक्स्ट हमें दे दिया क्वेश्चन नंबर 22, जो कि क्या दिया है, the value s of constant a for y which y is equal to a की power ex is a solution to the differential equation y डबल डैश प्लस 5y डैश माइनस में 6y is equal to 0। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ना अपना कॉमन सेंस लगाना है। आपको कॉमन सेंस क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको y की वैल्यू दी है और यहाँ पे डबल डेरिवेटिव पूछे या वन डेरिवेटिव पूछे, यहाँ वैल्यू पूछी है, बस इसने कहा है इसका आंसर बताओ, इसका आंसर निकाल के बताओ ए की फॉर्म में कि आंसर क्या होगा। आई बात समझ में, करना क्या है इसमें। तो y हमें गिवन है, मैंने एक बार डेरिवेटिव निकाल दिया, फिर मैंने दूसरी बार डेरिवेटिव निकाल दिया। होप सो आपको ये डेरिवेटिव निकालना तो आता होगा, क्योंकि e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x। अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट होता है तो वो इसके साथ लग जाता है, ठीक है, अगर कांस्टेंट होता है तो, नहीं तो e की पावर x, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x। तो यहाँ पे वही चीज करी हुई है। अब इसके साथ e की पावर ax, मान लो a क्या आ गया कांस्टेंट, x की टर्म में था वो क्या आ गया नीचे, और e की पावर ax एज इट इज। इसी तरह जब मैंने इसका डबल डेरिवेटिव किया तो यहाँ ए स्क्र ई की पावर क्या आ गया, ए एक्स। अब आपको ये वाली इक्वेशन गिवन है, इसमें पुट कर दो डबल डेरिवेटिव की जगह ये वैल्यू, फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह ये वैल्यू, एंड वाई की जगह ये वैल्यू। इसको आप सोल्व करोगे, मैं दिखाती हूँ अच्छे से। यहाँ से ई की पावर ए एक्स कॉमन आ गया, इसको आप सोल्व करोगे। इसको सोल्व करने के बाद वहां पे क्या चल रहा था हमारा, ई की पावर ए एक्स कैपिटल में था, ई की पावर ए एक्स हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, जीरो, और ई की पावर ए एक्स जब जीरो होता है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, वन। तो यहाँ से ये खत्म हो गया, हो गया। अब सिंपली क्या बच गया आपके पास, एक बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर मान लो ए की जगह प्लस 5x माइनस में 6, इसके निकाल दो रूट। तो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू क्या निकल जाएगी, -6 एंड ए इज इक्वल टू 1। तो यही हमारा क्या है आंसर। होप सो आपको समझ आएगा, इजी है ये तो, ज्यादा कोई टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, हमें इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका 23, जो कि क्या दिया है कि इफ एफ एंड जी आर द रियल वैल्यू फंक्शन एंड बोथ आर कंटिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू के। क्या क्वेश्चन दिया है कि एफ एंड जी हमें क्या दे दिए, रियल वैल्यू फंक्शन। विजिबिलिटी ठीक है ना, आपको समझ ठीक है, ओके। हमें एफ एंड जी क्या दे दिए, रियल वैल्यू फंक्शन, गोट इट, एंड बोथ आर कंटिन्यूस, और ये दोनों क्या दे दिए, कंटिन्यूस दे दिए। देन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसने कहा है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ये स्टेटमेंट देखने से पहले ना थोड़ा इसका कंसेप्ट देखो, क्योंकि ये हमारा रिजल्ट होता है, सीक्वेंस एंड सीरीज में है कि जब हमारा एफ एंड जी आर क्या हो गया, कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू के, तो हमारा एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ डॉट जी, एफ डिवाइड जी, एफ मोड ऑफ जी, ये होता है हमारा मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ जी, मिनिमम ऑफ एफ ऑफ जी आर ऑलवेज कंटिन्यूस। मतलब कहने का क्या मतलब है, मेरा ध्यान से सुनो, मैं दोबारा से बोलती हूँ, मैं क्या बोलगी लिख के बताती हूँ। मुझे लग रहा है आप भी कंफ्यूज हो गए कि मैंने बोला क्या। मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला है कि हमारा रिजल्ट क्या बोलता है, ध्यान से देखना। मतलब मुझे ना, जब मैं आपको पढ़ाती हूँ ना, मुझे खुद से लग जाता है कि आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है, क्योंकि फिर इसलिए मैं लिख के बता देती हूँ, मुझे अंदर से लग जाता है कि आपको नहीं समझ में आया, अब आ जाएगा। ध्यान से देखना, इसने बोला है कि एफ और जी हमें क्या दे दिया, रियल वैल्यू फंक्शन दिया, और क्या दिया, कॉन्टिन्यूस दिया। यही गिवन है एट एक्स इज इक्वल टू के पे, यही गिवन है हमें। जब इस टाइप की हमें कोई गिवन होती है तो हम बोलते हैं कि जब हम इनका प्लस करते हैं, इनको माइनस करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं, इनका मैक्सिमम निकालते हैं, इनका क्या निकालते हैं, मिनिमम निकालते हैं, ये हमारा ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। आया रिजल्ट समझ में, अब अच्छे से आया होगा। अब चलें क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है कि इफ, वेट वेट वेट, पता है मेरे को थोड़ा सा एडजस्ट करने में वो लगता है कि, क्योंकि फिर आपको वीडियो थोड़ी ऊपर नीचे दिखेंगी। देखो, एफ एंड जी आर रियल वैल्यू फंक्शन एंड बोथ आर कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू के, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ध्यान से देखना, गलत बतानी है, सही नहीं बतानी। हमें यहाँ पे दे दिया कि मैक्सिमम ऑफ एफ एंड जी इज ऑल्सो कंटिन्यूस। यस, मैंने अभी आपको रिजल्ट में बताया कि इसका मैक्सिमम हो गया, इसका प्लस हो गया, इसका मल्टीप्लाई हो गया, इसका डिवाइड हो गया, इसका मिनिमम हो गया, सारे क्या होते हैं, कंटिन्यूस। इसका मोड हो गया, वो भी क्या होता है, कंटिन्यूस। मोड इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू के, यस ये बात भी ट्रू थी। मिनिमम एफ जी इज, यस ये भी ट्रू थी। मैक्सिमम एफ जी इज नॉट कंटिन्यू, भाई नॉट कंटिन्यू कैसे हो गया, यहाँ पे तो मैम ने अभी बताया कि कंटिन्यूस होता है, तो ये नोट नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया सही, क्योंकि हमें गलत बताना था, ये गलत लिखा हुआ है।
नेक्स्ट हमें दे दिया भाई, पता थोड़ा सा तुम लाइक कर दिया करो, मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। मैं थक जाती हूँ आपके लिए, 3-3 वीडियो बनाती हूँ मैं फर्स्ट ऐसी यूट्यूबर हूँ जो आपको 3-3 वीडियोस दे रही हूँ। लेट एफ एंड जी बी डिफाइन ऑन जीरो से इनफाइनाइट एंड सपोज लिमिट एफ इज इक्वल टू एल एंड लिमिट जी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, देन लिमिट एफ ऑफ जी हैज एक्स एक्स अप्रोचेस टू इनफाइनाइट। देखो इसने क्या बोल दिया, इसने बोल दिया कि हमें एफ और जी क्या दे दिया, डिफाइन हो गया। किस पे डिफाइन कर रहे हैं, जीरो एंड इनफाइनाइट पे। ध्यान से सुनना, एफ और जी हमारे जीरो और इनफाइनाइट पे डिफाइंड है। इसने कहा है कि लिमिट एफ किसको टेंड कर रही है, एल को, लिमिट जी किसको टेंड कर रही है, इनफाइनाइट को। तो ये कह रहा है कि एफ ऑफ जी किसको टेंड करेगा। अब मेरे को पहले तो ये बताओ कि एफ ऑफ जी का मतलब क्या होता है। एफ ऑफ जी का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स। इतनी बात आई समझ में। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम जी एक्स की लिमिट लगाएंगे, जी इनफाइनाइट पे जा रहा है यानी कि एफ ऑफ इनफाइनाइट। इतनी बात आई समझ में। और यहाँ पे हमें गिवन है कि लिमिट एफ इस पे जब टेन करेगा एक्स इनफाइनाइट को, तो ये हमारा किसको, इसकी लिमिट किसके इक्वल है, एल के इक्वल। इसने यही पूछा है कि एफ ऑफ जी किसके इक्वल होगा, यानी कि फोक की वैल्यू हमारी यहाँ से इनफाइनाइट आ गई, तो ये इनफाइनाइट भी किसको अप्रोच करेगा, एल को। आई बस समझ में, आ गया रिजल्ट समझ में, आ गई, आ गया होगा अब तो, बहुत इजी वे में बताया। तो यहाँ से एफ इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, एल। होप सो आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आया। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, द ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एलगी ए इन टाइम टी इज एज्यूम टू बी jointly proportional टू बोथ। हमें क्या गिवन है, ध्यान से देखना, जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये स्टेटमेंट के ऊपर बेस है और इसी से आंसर निकलेगा, ध्यान से देखना। द ग्रोथ ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एलगी ए इन टाइम टी इज एज्यूम टू बी jointly proportional टू बोथ अंडर रूट ए एंड 10 - a, वट इम्प्लाइड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ए। पता है इसने क्या बोला है, इसने ये बोला है कि एल्गी ए डिफरेंशियल बोला है ना, पर्टिकुलर स्पीसीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ये किसके प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट ए एंड 10 - a के। ठीक है, तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज इम्प्लाइड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ए, यानी कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये बन गई। अब देखो स्टेटमेंट में देखना, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे दे दिया डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के अंडर रूट ए 10 - a, डी डी वाई बाई, ये तो वाई तो होएगा नहीं क्योंकि ए में चल रहा है। तो इसने क्या बोला है कि जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं ना, तो हमारा जो कांस्टेंट है ना, वो किसको लेके चलता है, के को, यानी के अंडर रूट ए 10 - a। तो आया समझ में, इसलिए मैं कह रही थी स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट के ऊपर ही गिवन है। ये फ्री का नंबर था, मतलब मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप कमेंट करके बताना इज इट फ्री नंबर और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश प्लस 2/ty इज इक्वल टू t-1 इज। यहाँ पे आपका जब भी इस टाइप की कोई भी इक्वेशन आए कि dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, जब इस केस में ना आपका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने को पूछे, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है e की पावर p dx। ये होता है इंटीग्रेटिंग निकालने का फैक्टर। अगर यहाँ पे आपका dx/dy होता प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू होता, तो इस केस में जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई की पावर पी डी वाई होता। गोट इट, इतनी बात आई समझ में। बस तो सिंपली यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज किया हुआ है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, और पी यहाँ से कंपेयर कर लेना 2/t, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना ई की पावर 2/t dt। और आपको पता है कि 1/t क्या होता है, log t, और इसकी पावर को मैं थोड़ा सा बता के चलती हूँ मैं क्या बोलगी। हमें गिवन है, ध्यान से देखना, मैं बता के चलती हूँ क्या गिवन है। हमें दिया हुआ है dy/dx प्लस 2/ty इज इक्वल टू t-1। ठीक है, ये हमारा क्या है, q, ये हमारा क्या है, p, और ये हमारा dy/dx। मैंने क्या बताया, इंटीग्रेटिंग 2/ty यानी कि dy। ठीक है, अब e की पावर 2 इसको एज इट इज ले लो, 1/t dy, dt में लेके चलो क्योंकि t में चल रहा है ना फंक्शन, t लेके चलो। e की पावर 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ t। ठीक है, और जब हम इस टाइप के लोग को सोल्व करते हैं ना, तो ई की पावर जो लोग ऑफ टी, जो ये वैल्यू होती है ना कांस्टेंट, ये इसके ऊपर चली जाती है टी स्केयर, और ई की पावर एक्स और लोग क्या होते हैं, आपस में कट जाते हैं, तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा, टी स्केयर, यानी कि हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इसका आंसर कितना हो जाएगा, टी स्केयर। होप सो आपको समझ आया। देखो मैं दिखाती हूँ, यहाँ देखो ध्यान से, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, मैं सोच रही हूँ इतना ही रखते हैं, कल करेंगे बाकी, ठीक है? फिर नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि आज थोड़ा सा कुछ समझाने का था ना। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू सो मच।